Get ready, students, for Hunt, the problem hunt. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द प्रॉब्लम हंट में। मैं आपका टीचर अवनीश आज लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट। जिन बच्चों ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे वो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके पहले के पार्ट्स देख सकते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर एक टॉपिक मैं क्लियर करवा सकूं। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं आज का अपना ये टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये रेस्पिरेशन आखिर है क्या, व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, कितने टाइप्स हैं रेस्पिरेशन के, क्यों नेसेसरी है और ये कैसे होता है। बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही प्रोसेस है। कई बच्चे तो रेस्पिरेशन का मतलब जब जस्ट ब्रीदिंग ही समझते हैं। तो आज ये सारा मिसकंसेप्शन मैं आपका दूर करूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है आइए देखते हैं। तो डेफिनेशन कहता है It is the chemical process of releasing energy by breaking down glucose for carrying life processes। तो इसके पहले आप लोगों ने न्यूट्रिशन टॉपिक को पढ़ा। न्यूट्रिशन टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर खाना जो है यानी कि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा था। आप कहेंगे सर यहाँ भी ब्रेक डाउन हो रहा है, वहाँ भी फूड ब्रेक डाउन हुआ था, तो ये क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन तो हो ही गया, हमारा जो खाना था वो तो टूट ही गया, यानी उसका ब्रेक डाउन तो हो ही गया। फिर ये कैसा ब्रेक डाउन है, तो हम लोग इसको समझते हैं, थोड़ा बारीकी से समझते हैं। न्यूट्रिशन में खाना डाइजेस्ट हुआ था बच्चों, यानी कि न्यूट्रिशन में फूड क्या हुआ था, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, उसे ही डाइजेशन कहते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उस खाने से हमें एनर्जी मिल रहा हो। एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं वो यही प्रोसेस है, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि ये रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। अब हम लोग इसको, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इट इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड या इट इज अ सिंपल शुगर। तो ये सिंपल शुगर आखिर आया कहाँ से, इसे हम लोग देखते हैं। तो जो भी फूड हम लोग लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर पार्टिकल्स यानी सिंपलर न्यूट्रिएंट में ब्रेक कर जाता है। वो सिंपलर न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट। उसमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में टूट के हमारे और सारे ऑर्गन्स उसे कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। यही वो ग्लूकोज है, यही वो फूड का सिंपलर फॉर्म है जिससे हम लोग एनर्जी प्राप्त करेंगे, यानी जिससे हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज कहाँ से आया और अब उस ग्लूकोज के साथ क्या हो रहा है। उस ग्लूकोज के साथ हो ये रहा है कि उस ग्लूकोज को ब्रेक किया जा रहा है। इस ब्रेक करने के प्रोसेस को ही हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। आप लोगों को अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिससे एक्चुअल में फूड से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्राप्त करता है। इसके बाद मैंने लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के सेल्स में ही ग्लूकोज जो पार्टिकल है ग्लूकोज का वो ब्रेक किया जाता है। यानी रेस्पिरेशन का एक्चुअल साइट कहाँ है, तो वो है सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए हम लोगों ने अर्ली क्लासेस में पढ़ा है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि एनर्जी डिराइव करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने का सबसे छोटा यूनिट सेल ही है। वहाँ पर हो क्या रहा है, वहाँ पर ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी प्राप्त किया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ऑल्सो टर्म्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बात को याद रखना है आपको कि कई जगहों पर रेस्पिरेशन के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन टर्म का यूज किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है आपको इसे जानना है, क्योंकि रेस्पिरेशन का एक्चुअल साइट है सेल, यानी सेल में ही रेस्पिरेशन हो रहा है, इसीलिए रेस्पिरेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में हाउ दे आर डिफरेंट, हाउ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर डिफरेंट।
मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से रेस्पिरेशन का जब डेफिनेशन पूछा तो बहुत सारे बच्चे कह देते हैं कि सर जस्ट सांस लेना और सांस छोड़ देना यही तो रेस्पिरेशन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेस्पिरेशन सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं है, यानी इनहेल और एक्सहेल को रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं कहते हैं। तो वो क्या है? वो है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल द एयर, इनहेल एंड एक्सहेल द एयर। लेकिन ये बिल्कुल भी रेस्पिरेशन नहीं है। तो यहाँ मैंने लिखा है, देखिए, ब्रीदिंग इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीजिंग CO2। ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? एयर से। एयर कहाँ है? एटमॉस्फेयर में है। और हम लोग सांस जब छोड़ते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? CO2। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और शरीर के बाहर रिलीज करना CO2 को, यही ब्रीदिंग है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें किसी तरह का केमिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन का तो ये काफ़ी, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, रेस्पिरेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल। इसका क्या मतलब है अभी पता चलेगा आप लोगों को। इट रिक्वायर्स मेनी एंजाइम्स। इसमें कई सारे एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने में कई सारे एंजाइम्स का मदद लेता है सेल। ठीक है, लास्ट लाइन मैंने क्या लिखा है? रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है, कैसे रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से जस्ट अपोजिट है। ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इन दो टॉपिक को हम लोग थोड़े और अच्छे से समझते हैं। रेस्पिरेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ब्रीदिंग। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि रेस्पिरेशन दो तरह से हम लोग रेस्पिरेशन को समझते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है इनहेल ऑफ एयर एंड एक्सहेल ऑफ CO2, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। इसे ही हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कह देते हैं। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन में होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। कहाँ पर? सेल के अंदर। इस वाले हिस्से को सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से अलग है। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से अपोजिट प्रोसेस है, या रेस्पिरेशन कैसे फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैसे समझ सकते हैं? ग्रीन प्लांट्स CO2 प्लस H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन सभी चीज़ों की मदद से, इन सभी रॉ मटेरियल्स की मदद से फूड प्रिपेयर करता है। यानी क्या बनाता है वो फूड में? ग्लूकोज प्लस O2। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, मैंने न्यूट्रिशन में इन सारे चीज़ों को बता रखा है। तो ये देखिए, ये है फोटोसिंथेसिस, जिसमें CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से प्लांट प्रिपेयर कर रहा है ग्लूकोज। क्या प्रिपेयर कर रहा है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, ग्लूकोज प्लस O2। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में सेल के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक किया जा रहा है। किसे ब्रेक किया जा रहा है? ग्लूकोज को। कहाँ पे? सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। और क्या बनाया जा रहा है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाता है सेल में। ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाता है सेल में। तो आप यहाँ देख सकते हैं जस्ट अपोजिट है या नहीं है। देखिए, ये दोनों प्रोसेस को देखिए एक साथ। ये है आपका फोटोसिंथेसिस और ये है रेस्पिरेशन, ऑल्सो टर्म्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। बिल्कुल है ना अपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पर CO2 H2O से ग्लूकोज बना रहा है प्लांट। ये प्रोसेस किस में हो रहा है? प्लांट्स में। ये प्रोसेस किस में देखने को मिल रहा है? प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस इज जस्ट अपोजिट प्रोसेसेस। जैसा कि हम लोगों ने रेस्पिरेशन का डेफिनेशन समझ लिया, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये एनर्जी जो है प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, स्टोर कैसे हो रहा है और यूटिलाइज कैसे हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। इस क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि एनर्जी कैसे रिलीज हो रहा है, कैसे यूटिलाइज हो रहा है और कैसे स्टोर हो रहा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है? हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड, स्टोर एंड यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी तो निकाल लिया जा रहा है,
लेकिन उस एनर्जी का इस्तेमाल डायरेक्ट या तुरंत नहीं करते हैं कोई भी ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा तुरंत कोई एनर्जी को यूज नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि तुरंत ग्लूकोज तोड़ा और तुरंत एनर्जी को यूज कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर, एनर्जी कैसे रिलीज हो रहा है ये तो समझ में आ ही गया होगा आप सभी को। ग्लूकोज को सिंपली सेल के अंदर तोड़कर एनर्जी निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस कैसे हो रहा है हम लोग अपने आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि वो एनर्जी जो रिलीज हुआ ग्लूकोज को तोड़ने के बाद वो तुरंत इस्तेमाल नहीं होता है, तो यानी कि एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है। फिर एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। और एनर्जी तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, लेकिन फिर कैसे उसे स्टोर किया जा रहा है और कैसे ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। व्हाट इज एटीपी मॉलिक्यूल? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है इसका? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल के द्वारा एनर्जी को सेल में स्टोर कर लिया जाता है ग्लूकोज को तोड़कर। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ, अब यहाँ देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये बना होता है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का। ये ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये पहले से सेल के साइटोप्लाज्म में ये पहले से प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेल। उसके बाद क्या हो रहा है, एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी क्या है? एडीपी का मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या है एडीपी? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ मैंने लिखा है उसके बाद द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विथ एडीपी। ये जो ग्लूकोज से एनर्जी निकल रहा है या जो एनर्जी प्राप्त हो रहा है सेल को, उसका सेल क्या करता है, एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को कंबाइन करने में यूज कर लेता है। और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर फॉर्म करते हैं एक एटीपी मॉलिक्यूल। क्या फॉर्म करते हैं? एक एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो एडीपी है ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल है और एटीपी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो ये क्या हो रहा है, एक बार हम लोग इसे फिर से समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम लोग एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी गिव्स एटीपी, जो कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। उसके बाद मैंने लिखा है व्हेन सेल नीड एनर्जी एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, सेल क्या करता है, सिंपली एटीपी को वाटर के हेल्प से तोड़ देता है, यानी ब्रोकन डाउन, यानी कि क्या करता है, उसे तोड़ देता है और एनर्जी को रिलीज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है दिस प्रोसेस हैपेंस अगेन एंड अगेन इन ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। यानी कि जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब वह सिंपली एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी निकाल लेते हैं। इसे बच्चों मैं दो एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। पहला एग्जाम्पल है कि जैसे आपके पेरेंट्स होंगे, उनको मंथली सैलरी मिलती होगी, तो क्या वो सैलरी को तुरंत खर्च कर देते हैं? जी नहीं, वो सैलरी को जमा करके रखते हैं घरों में, बैंकों में या कहीं और भी, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ती है तब वो उस पैसे को खर्च करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, जितना ज़्यादा ज़रूरत उतना ज़्यादा खर्च, ठीक है। तो वो पैसा क्या रहता है, एक तरह से स्टोर रहता है। कमाया हुआ पैसा क्या है, स्टोर है, कहीं भी स्टोर है लेकिन स्टोर है। और जब आपको ज़रूरत पड़ी तब आपने उसे अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर लिया, जैसे कोई अप्लाइंसेस खरीदना या बाइक खरीदना या कार खरीदना, कई सारे चीज़ खरीदने में उसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल समझते हैं। आप सभी के घर में बैटरी तो होगा ही, ठीक है। तो बैटरी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने पास स्टोर करके रख लेता है। और जब लाइन नहीं रहता हमारे घरों में या बिजली कट जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, बैटरी उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करता है। उस स्टोर्ड एनर्जी से आप क्या क्या कर सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, फ्रिज, यानी कि सारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आप चला सकते हैं, यानी अलग अलग जगह स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो एटीपी है वो भी एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी है। और जब किसी ऑर्गेनिजम्स को उस स्टोर्ड एनर्जी का ज़रूरत महसूस होता है तो वो सिंपली एटीपी को, उस ऑर्गेनिजम्स का सेल एटीपी को तोड़कर एनर्जी
आराम से रिलीज कर लेता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक और चीज़ यहाँ समझ लेते हैं कि उस ATP से रिलीज एनर्जी का सेल क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है। ATP से रिलीज एनर्जी से सेल कर सकता है अपने मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स, यानी जो ब्रेन है हमारा, वो ब्रेन एक तरह से इम्पल्स रिलीज करता है, उसे कहते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक है, सेल का डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मेनी मोर फंक्शन, और भी कई सारे फंक्शन सेल इस रिलीज ATP से रिलीज एनर्जी से इस्तेमाल करता है। मान लेते हैं जो भी फूड हम लोग खा रहे हैं वो फूड सेल तक गया, सेल में जाने के बाद ग्लूकोज, फूड किस फॉर्म में सेल तक जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो सेल के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया जाता है, ब्रेक करके क्या रिलीज किया जाता है, एनर्जी। क्या रिलीज किया जाता है, एनर्जी। इस रिलीज एनर्जी से सेल में पहले से प्रेजेंट ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मैं PI से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। PI यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर तैयार कर लिया जाता है ATP। और जब ज़रूरत पड़ती है इस ATP को वाटर के मदद से वापस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी के रूप में तोड़ दिया जाता है और इस एनर्जी का यूज सेल कर लेता है। देखा आप लोगों ने कैसे ग्लूकोज की मदद से एनर्जी रिलीज किया जा रहा है, एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर उस रिलीज एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स। तो रेस्पिरेशन के टाइप्स जानने से पहले, यानी किस बेसिस पर उन्हें टाइप्स में बांटा गया है, तो वो बेसिस भी जानना बहुत ज़रूरी है। बिना बेसिस जाने हम लोग कैसे किसी चीज़ को क्लासीफाई करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि रेस्पिरेशन को बांटने का, यानी कि टाइप्स में बांटने का बेसिस क्या है। यहाँ मैंने लिखा है ग्लूकोज इज C6H12O6 6 कार्बन एटम कंपाउंड। ग्लूकोज 6 कार्बन एटम का कंपाउंड है। उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो याद रखना है यहाँ पर एक बात, जैसे ही ग्लूकोज सेल में एंटर करता है, ये मान लीजिए सेल है, ये ग्लूकोज का पार्टिकल है, इस ग्लूकोज के पार्टिकल को सेल तक कौन ला रहा है, ब्लड ला रहा है। ये हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे ही ये ग्लूकोज सेल में आता है, ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। उन 2 मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पायरुविक एसिड। क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वैसे नोट तो आपको सारा टॉपिक करना है, ठीक है। यही पायरुवेट का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। तो एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट में टूट गया, इसी प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस भी कहा जाता है। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, तो द ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 12 एटम है यहाँ हाइड्रोजन का, यहाँ पर एटम्स का नंबर घटा, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसलिए मैंने यहाँ ऑक्सीडेशन लिखा है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, बहुत सिंपल है, ग्लूकोज का 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में टूट जाना या 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में टूट जाना। पायरुविक एसिड को ही पायरुवेट भी कहा जाता है, इसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये कहाँ हो रहा है, मैंने आपको अभी तुरंत बता दिया, ये हो रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, यानी किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड से। मान लीजिए आपके पास कुछ शुगर के पार्टिकल्स हैं या शुगर के क्रिस्टल्स हैं। उन शुगर के क्रिस्टल या उन चीनी के दानों को पानी में डालते ही आप क्या देखते हैं कि वो चीनी के दाने टूट गए। सिंपल पार्टिकल्स में क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। पानी में डालते ही, शुगर वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, इसीलिए वो छोटे पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आपको शुगर का पार्टिकल दिखेगा भी नहीं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप शुगर के दानों को, यानी चीनी के दानों को या शुगर के क्रिस्टल्स को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वो घुल जाता है, ठीक है, या पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, या वो उस वाटर में टूट जाता है, ठीक है। उसी तरह से जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाता है तो वो सिंपली उसमें घुल जाता है। तो कितने पार्टिकल्स में घुल रहा है या कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है, 2 पार्टिकल्स में।
और वो दो पार्टिकल्स का क्या नाम है? पायरूवेट। यही प्रोसेस में जैसे चीनी पानी में घुल रहा है, उसी तरह से ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में सिंपली घुल जाता है, घुलने का मतलब डिकम्पोज हो जाना या टूट जाना, तो दो पार्टिकल्स में, जिन दो पार्टिकल्स में टूट रहा है ग्लूकोज, उन दो पार्टिकल्स को कहते हैं पायरूवेट। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और इस प्रोसेस को, इस ग्लूकोज के दो पायरूवेट में टूटने के प्रोसेस को ही ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। कितना सिंपल था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है फेट ऑफ पायरूवेट। जी हाँ, फेट मतलब क्या होता है कि अब क्या होगा उस पायरूवेट का। पायरूवेट जो कि ग्लूकोज से टूटकर बना है, ग्लाइकोलाइसिस होने से बना है पायरूवेट, तो अब इस पायरूवेट का क्या है फेट, यानी इसका क्या होगा। फेट ऑफ मतलब पायरूवेट के साथ क्या होगा, यही बेसिस है रेस्पिरेशन के दो टाइप्स का। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने लिखा है इट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किस पर डिपेंड करता है कि पायरूवेट के साथ क्या होगा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड करता है कि अब पायरूवेट के साथ क्या होगा। ऑन दिस बेसिस रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप। अगर पायरूवेट को ऑक्सीजन मिलता है, यानी ऑक्सीजन सेल में प्रेजेंट रहता है, तो पायरूवेट यानी पायरूवेट के साथ एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर सेल में ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है या नहीं रहता है, तो वो एनारोबिकली रेस्पायर करेगा। ठीक है, अब हम लोग इसे देखते हैं कि क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एरोबिक, एरोबिक मतलब एरो मीन्स एयर, एरो मीन्स एयर, यानी विथ एयर। अगर रेस्पिरेशन विथ एयर हो रहा है, यानी एयर में क्या, हम लोग एयर में क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, यानी अगर हमारे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। इसी का ठीक उल्टा एनारोबिक मतलब विदाउट एयर। अगर रेस्पिरेशन बिना एयर यानी बिना ऑक्सीजन के हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आप लोगों को बेसिस भी बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या अंतर है दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में, एरोबिक में और एनारोबिक में। तो यहाँ मैंने लिखा है द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन, वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन को यूज करता है क्या करने के लिए, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कंप्लीटली। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन कंप्लीटली इनटू CO2 H2O बाय ऑक्सीडेशन, ए लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है विथ रिस्पेक्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक की तुलना में एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही ज़्यादा यानी ए लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है सेल में, इन द फॉर्म ऑफ ATP फॉर फ्यूचर यूटिलाइजेशन, यानी कि उन स्टोर्ड ATP का सेल जो है आगे यूज़ करेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कैसे सेल ATP से एनर्जी यूटिलाइज करता है अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, दोज ऑर्गेनिज्म विच डू एरोबिक रेस्पिरेशन कैंट लीव विदाउट एयर, यानी कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो बिना एयर यानी बिना सांस लिए या बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनका रेस्पिरेशन ही नहीं होगा, यानी उनका ग्लूकोज ही नहीं टूट पाएगा। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वे बिना ऑक्सीजन के नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछता है क्यों, तो आपके पास मुझे लगता है कि आंसर है। ठीक है, और मैंने अब देखते हैं आगे, मैंने आगे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल। ये क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनल होता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक्चुअल साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पर पिछले स्लाइड में मैं एक बात बताना भूल गया था, ATP को सेल करेंसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ATP को क्या कहा जाता है, सेल करेंसी। ATP को सेल करेंसी इसलिए कहा जाता है, करेंसी का मतलब क्या होता है, मुद्रा। मुद्रा को हम लोग पैसे से समझ सकते हैं, कैसे हम लोग पैसे का इस्तेमाल करके कुछ भी चीज़ खरीद लेते हैं, ठीक उसी तरह ATP का यूज करके सेल बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए ATP को सेल करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, इस वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स, एनिमल्स में आप देख सकते हैं बहुत सारे एनिमल्स, जैसे टाइगर, डॉग, कैट, बैट, रैट,
एनीथिंग, जितने भी लगभग आप सुन रहे होंगे नाम, ये सारे क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, ये विदाउट ऑक्सीजन होने वाला रेस्पिरेशन है। ठीक है, इसे कौन करता है? उसके बाद मैंने क्या लिखा है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है, ऑब्टेन्ड देयर फूड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ बैक्टीरिया और यीस्ट जो हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, यानी वो एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं, बिना ऑक्सीजन के, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, यानी कि इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी। आइए इसका थोड़ा केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं कि क्या हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में और क्या हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो आइए देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस मैंने बताया कि ग्लूकोज 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। अब इस पायरुवेट का क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक प्रोसेस है, एक पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इसे आपको हायर क्लासेस में सीखना है। वैसे मैं जब रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ाऊंगा तो उसमें कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझाने का। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनल। इस पायरुवेट को क्रेब्स साइकिल यानी स्टेप वाइज प्रोसेस के थ्रू CO2, H2O और 38 ATP में तोड़ दिया जाता है, और यही 38 ATP क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। यहाँ पे भी ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में कॉमन है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में। यहाँ तक का स्टेप एरोबिक और एनारोबिक दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग ग्लूकोज हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म। यहाँ भी पायरुवेट बना। व्हाट इज पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल बना पायरुवेट का, 2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, चूंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, ईस्ट सेल्स में। ईस्ट क्या होता है, एक फंगस, यूनिसेलुलर फंगस। ईस्ट क्या होता है, एक यूनिसेलुलर फंगस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ने के बाद क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल में ब्रेक करता है, CO2 और 2 ATP एनर्जी। आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर a lot of energy produces in the aerobic respiration whereas in anaerobic respiration a little amount of energy is produced। यानी सिर्फ 2 ATP एनर्जी ही यहाँ पर बन रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा अपने बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जी हाँ, वी आर ह्यूमंस। हम लोग क्या हैं, ह्यूमंस है। तो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ कभी कभी हमारा मसल सेल्स, सिर्फ कौन सा सेल, मसल सेल्स, एनारोबिकली भी रेस्पायर करता है। क्या ज़रूरत हो जाती होगी कि हमें एनारोबिकली रेस्पायर या रेस्पिरेशन करना पड़ता होगा, तो एक आप अपने लाइफ में ऐसा इवेंट तो ज़रूर आया होगा जब आप रेस कर रहे हों या दौड़ लगा रहे हों। दौड़ते समय क्या होता है, हम लोग नाक के साथ साथ मुंह से भी सांस लेने लगते हैं। तो मुंह से सांस क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें जब हम दौड़ रहे होते हैं तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए ग्लूकोज का टूटना ज़रूरी है, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन हम लोग नाक के साथ साथ मुंह से भी लेने लगते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा ग्लूकोज टूटता जाएगा। खाने से हमें ग्लूकोज तो मिल गया, लेकिन तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जब हम लोग दौड़ लगाते हैं, नाक के साथ साथ मुंह से भी सांस लेने लगते हैं। ठीक है, वजह मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को तोड़ना रहता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से हमें ग्लूकोज को तोड़कर ए लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए दौड़ लगाने के लिए। ठीक है, और अगर आपको फर्स्ट आना था तो आपको और एनर्जी लगाना होगा। ठीक है, जितने तेज आप भागिएगा उतना ज़्यादा आपको सांस लेना पड़ेगा। सांस क्यों ले रहा है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए क्या करने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ठीक, लेकिन कुछ समय बाद जब दौड़ लगाते समय हमारा मसल सेल्स सबसे ज़्यादा वर्क करता है। सारे सेल्स से ज़्यादा वर्क कर रहा होता है उसमें मसल सेल्स। तो मसल सेल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, नाक और मुंह दोनों सफिशिएंट नहीं रह जाते हैं उसे ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए। इन दैट केस मसल सेल्स क्या करता है, एनारोबिकली रेस्पायर करने लगता है।
क्या करे बेचारा, मजबूरी, ठीक है, मजबूरी के चलते उसे एनारोबिकली रेस्पायर करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, वी ह्यूमंस ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग जनरली तो एरोबिकली रेस्पायर करते रहते हैं, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन सम टाइम टेक प्लेस इन आवर मसल सेल। हमारे मसल सेल में कभी कभी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, ठीक है। और मसल्स ऑफ अदर एनिमल भी ऐसा करें, अगर बहुत ज़्यादा दौड़ लगाएं या बहुत ज़्यादा वर्क करें तो उनमें कभी कभी एनारोबिकली रेस्पिरेशन होने लगेगा, लेकिन याद रखना है सिर्फ मसल सेल्स में। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल ड्यूरिंग इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज। किसी भी एक्सरसाइज को इंटेंसली अगर आप करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा करेंगे, तो आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। ऑक्सीजन सप्लाई बाय द ब्लड इज नॉट सफिशिएंट, देन मसल डू एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। जब ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड द्वारा मसल्स तक काफ़ी मात्रा में, जितना उन्हें चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तब ही मसल सेल्स क्या करते हैं, एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। तो आइए हम लोग उसका इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट बनेगा। अब यहाँ पर अगर ऑक्सीजन न मिले, नहीं मिल पाए, तो मसल टिश्यू या मसल सेल्स क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड फॉर्म करेंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, 2 ATP। कम है लेकिन ज़रूरत है, ना से कुछ तो अच्छा है ना। तो यहाँ पर 2 ATP मसल सेल खुद से ऑब्टेन कर ले रहे हैं बिना ऑक्सीजन के मदद के, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है मसल सेल्स को। बिना मर्जी के कोई भी काम करने से खामियाजा तो भुगतना पड़ता है, उसी तरह से सेल्स को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यानी सेल्स में क्या होता है, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉज क्रैम्प, ठीक है। मसल्स में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन यानी जमाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा जब एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना। मैंने आप लोगों से कहा है पहले ही क्लास में, वर्ड मीनिंग ज़रूर लिखिए अपनी कॉपी में। वर्ड मीनिंग लिखिएगा तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाएगा आंसर देने का, ठीक है। कंसेप्ट तो मैं आपको पूरी अच्छी तरह से सिखा ही दूंगा, लेकिन आपको लिखने के लिए वर्ड्स आने चाहिए। मसल क्रैम्प बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। इसमें क्या होता है ना, मसल ऐंठ जाता है, मसल्स में एकदम ऐठन सा हो जाता है, ठीक है। इसी ऐठन को क्रैम्प कहते हैं, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो पेनफुल तो है, लेकिन इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इट कैन बी रिड्यूस, इस मसल क्रैम्प को कम किया जा सकता है बाई टेकिंग हॉट वाटर बाथ और मसाज। गर्म पानी से स्नान करने से या मसाज करने से ये क्रैम्प ठीक हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए, हॉट वाटर बाथ और मसाज इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशन विच इंक्रीजेज ऑक्सीजन सप्लाई विच ब्रेक्स डाउन लैक्टिक एसिड इनटू CO2 एंड H2O। तो क्या होता है, जब आप मसाज करते हो या वो हॉट वाटर बाथ लेते हो तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से ऑक्सीजन सप्लाई फिर से नॉर्मल हो जाता है, जिससे ये जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ था वो टूट जाता है CO2 और H2O में। इस तरह से हमें रिलीफ मिलता है, किससे, क्रैम्प से। तो बच्चों, ये था हमारा आज का क्लास। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो बहुत अच्छे से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.